गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें देखना है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। उस क्यों देखना है, क्यों बताने जा रहा हूँ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 स्टार्ट किया है। ठीक है, पुराना वाला जो लक्ष्य रखा था लगभग उसको प्राप्त कर लिया है, तो उनको लगा कि अब थोड़ा हमको टारगेट बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उससे पहले हमें समझना क्या है। देखिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से पहले हमें समझना है कि मोनेटाइजेशन क्या होता है, क्योंकि मोनेटाइजेशन इज द न्यू पीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, ये आर्टिकल है, इसको हम पूरा देखेंगे। मोनेटाइजेशन क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इनके बीच जब डिफरेंस देख लेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 क्या है। ये बहुत पहले आया था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, काफी बेहतर है। देखते हैं पहले क्या है। ठीक है, हमें क्या देखना है पहले, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नहीं, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो मोनेटाइजेशन क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है और प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ये तीनों देखेंगे तब समझेंगे। तो मोनेटाइजेशन क्या है पहले ये समझिए, मौद्रीकरण। ठीक है, मैं कहूँ किराया, मोनेटाइजेशन बोलना मतलब आपके पास कोई असेट है, कोई भी असेट। अब असेट में क्या हो सकता है, आपके पास क्या है, घर है, आपके पास क्या है, बाइक है, आपके पास क्या है, कार है। ठीक है, ये सब असेट्स है आपके, मूविंग फॉर्म में है, नॉन मूवेबल फॉर्म में है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास असेट है, एक्सेट्रा लिख देते हैं। अब मोनेटाइजेशन क्या है, मान लीजिए आपका ये घर है, एक दो घर है आपके पास। एक घर है जिसमें आप रहते हैं और एक घर है जो ऐसा पड़ा हुआ है, कोई यूज नहीं है उसका। ठीक है, आपने बनाया हुआ है, तो क्या हुआ, आपने इसको क्या किया, किराए पे चढ़ा दिया, किराए पे दे दिया। तो क्या हुआ इससे, इस घर में कोई रहने आ गया, अब हर महीने आपको पैसा आ रहा है। ठीक, मान लीजिए एक बाइक है, बाइक आपके पास एक नहीं दो है बाइक, एक बाइक पड़ी हुई है, कोई यूज नहीं है, तब आपने क्या किया, एक बाइक किसके लिए लगा दिया, ओला के लिए, बाइक वाला उसको दे दिया कि कोई आदमी आया उसको मान लीजिए किसी को दे दिया किराए पे, यहां से पैसे आने लगे। कार है, कार एक नहीं दो है आपके पास, एक आपके चलाने के लिए पड़ी हुई है। ठीक, तो इसको भी किराए पे लगा दिया, इसका भी पैसा आ रहा है आपके पास। अब यहाँ क्या हो रहा है, आपने अपने असेट का मोनेटाइजेशन किया, मौद्रीकरण किया अपने असेट का। ठीक, यहाँ पे बेचा नहीं है, बेचा नहीं है, बस किराया आ रहा है। तो ये क्या है, अपने एसेट का मोनेटाइजेशन करना है। ठीक वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने अपना पुल बनाया हुआ है, कोई हाईवे वगैरह बनाया है, पुल बनाया है, कोई एसेट ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसका क्या करती है, उसको किसी प्राइवेट प्लेयर को दे देती है लीज पे, कुछ साल तक के लिए ले लो, बेचती नहीं है, कुछ समय के लिए दे देती है। उससे क्या होता है, इसको इसी तरीके से जो ये देख रहे हैं किराया आ रहा है, पैसा मिल जाता है। समझ में, मोनेटाइजेशन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये मोनेटाइज हो गया, गवर्नमेंट का जो भी एसेट था अब वो मोनेटाइज हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया प्राइवेट प्लेयर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, कि हम इतने साल के लिए या 20 से 30 साल के लिए तुम्हें क्या देते हैं, रखो, ठीक है, यूज करो, लेकिन हमको उसका किराया दे दो। ठीक, तो ये क्या हुआ, एसेट मोनेटाइजेशन हो गया, मोनेटाइज हो गया। तो मोनेटाइजेशन का मतलब समझ में आया आपको, असेट आपके पास कोई है, उसको बेचना नहीं, अपना स्वामित्व नहीं छोड़ना, आप उस असेट के अभी भी, आप उस असेट के अभी भी मालिक हैं, बस क्या किया है, किराए पे दे दिया है। ठीक है, कोई किराएदार आता है, आप उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं ना, 1 साल रहना है, इतना देना है। मान लीजिए आप किसी से एग्रीमेंट करके बोल देंगे कि महीने 1 साल रहोगे 2 लाख दे दो, किराए पे रहो। ठीक ठीक वैसे ही गवर्नमेंट अपने असेट्स को, अपना क्या मतलब देश के टैक्स के पैसे से बना हुआ जो असेट है उसको किराए पे दे देती है, उससे मुनाफा होता है उसको, वो पैसा मिल जाता है, खूब हैवी अमाउंट मिलता है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं मिलता है। तो हाईवे को मान लीजिए मोनेटाइज कर दिया उसको, उससे कुछ पैसा आ गया, तब उस पैसे का इस्तेमाल नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने खर्च करने लगती है। अब देखिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसमें एक वर्ड है मोनेटाइजेशन, तो ये मोनेटाइजेशन समझ में आया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब गवर्नमेंट इसी के थ्रू, ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, ये जो स्कीम चला रही है, मिशन है इसका, इसके थ्रू पैसा इकट्ठा कर रही है।
एसेट्स को किराए पे डाल रही है, यानी लीज पे दे रही है। लीज पे देके उससे पैसा अर्जित कर रही है, फिर पैसा अर्जित करके क्या कर रही है, उससे नए एसेट जनरेट कर रही है। रिसाइकल टाइप का है एक, ठीक है। मतलब एक एसेट बनाया अपने पैसों से, फिर उसको किस पे लगा दे दिया, प्राइवेट प्लेयर को लीज पे, ठीक। अब प्राइवेट प्लेयर 20 से 30 साल के लिए। अब प्राइवेट प्लेयर जो है, मान लीजिए हाईवे है, हाईवे से अपना टोल और निकाल के पैसा निकाल लेगी, अपना मुनाफा निकाल के निकल जाएगी, फिर 30 साल बाद ये गवर्नमेंट के पास वापस आ जाएगा, ठीक है। तो किराए पे देने जैसा है। फिर जो किराए पे दिया, जो किराए से पैसा गवर्नमेंट के पास आया होगा, वो पैसा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में गवर्नमेंट लगा देगी। ये है मोनिटाइजेशन। मोनिटाइजेशन क्या, बस इतना कि अपने एसेट को खाली ना छोड़ के किराए पे दे देना। गवर्नमेंट के मामले में लीज पे दे देते हैं, ठीक है। तो मोनिटाइजेशन समझ में आया। अब समझिए डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट, कई बार डिसइन्वेस्टमेंट को लोग प्राइवेटाइजेशन बोल देते हैं, प्राइवेट हो गया, प्राइवेट हो गया, एक हद तक, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 2 घर है, ठीक, 2 घर है, घर बना लेते हैं पहले। ये 2 घर है, आप क्या है, मालिक है इस घर के, ठीक, आप मालिक हैं इस घर के भी, इस घर के भी। अब आपको लगता है कि कुछ पैसों की जरूरत है आपको, ठीक है, ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, दोनों मैनेज नहीं हो पा रहा है अकेले। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए ये दोनों को मान लीजिए 7, आपके पास 100, इनको मान लीजिए 100, एक सेकेंड, ये 100 मान लीजिए, इन दोनों को मिला के आपके पास 100 एसेट मान लीजिए है। तो इसमें से क्या करेंगे, शेयर है, 100 शेयर है, तो इसमें से आप मान लीजिए 30% अपना शेयर बेच दिए, किसको, प्राइवेट को। अब ये 2 घर है, तो 2 घर में से 30%, यानी एक घर आपके पास पूरा है और एक घर पूरा आपने बेच दिया। 50-50 कर लेते हैं ना, 50-50, मान लीजिए 100 है, 50 बेच दिया आपने, ठीक, 50 बेच दिया पूरा। तो ये क्या हुआ, ये डिसइन्वेस्टमेंट है। मतलब अपने एसेट का एक हिस्सा किराए पे नहीं दिया, पूरा का पूरा एसेट बेच दिया, यानी मालिकाना हक 50% इसका हो गया, इस प्राइवेट का, ठीक। मालिकाना हक इस 50% प्राइवेट का हो गया, पूरा मालिकाना हक। मतलब अब जब भी मीटिंग मान लीजिए आप दोनों की बैठेगी, इसको लेके, इस पूरे एसेट को लेके, तो ये बैठेगा प्लस ये प्राइवेट वाला आदमी बैठेगा, तो अब डिसीजन मेकिंग क्या होगा, 50-50। अब डिसीजन मेकिंग 50-50 होने वाला है। अब गवर्नमेंट के मामले में ले लीजिए, मान लीजिए गवर्नमेंट के मामले में, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है, ठीक। अब इसको मान लीजिए रेलवेज, रेलवेज को लेके बीमारी बवाल मचा रहता है ना हमेशा, ये रेलवेज है, ठीक। तो रेलवेज का मान लीजिए 100% शेयर है, 100% शेयर है किसका, गवर्नमेंट का। अब इसमें से सुनने में अगर मान लीजिए आपको आ जाए कि गवर्नमेंट 30% शेयर, इस रेलवेज का, गवर्नमेंट का 30% शेयर बेच रही है, बेच रही है, और आपको जुमला पहनाया जाए कि ये मोनिटाइजेशन है, ठीक है, पेपर पे डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा हो और आपको जुमला दिया जाए कि नहीं 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 नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन पार्शली प्राइवेटाइजेशन ही है ये, ठीक है। तो क्या है, 30% शेयर किसको दिया, प्राइवेट को। तो अब ये 30% तक का जो मालिकाना हक है रेलवेज में, वो प्राइवेट प्लेयर का है। अब जब भी गवर्नमेंट का मीटिंग बैठेगा रेलवेज को लेके, मान लीजिए ये बोर्ड मेंबर बैठ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ गवर्नमेंट के लोग बैठ रहे हैं, तो इसमें 30% शेयर जो रख रहे हैं प्राइवेट प्लेयर, तो प्राइवेट प्लेयर का भी बैठेगा यहाँ, समझ में आया। यह है डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब 100% शेयर ना बेचना, कुछ हिस्सा 100 में से 30 बेचना, हो सकता है 40 बेचे या 50 बेचे। अगर 50 से ज्यादा बेच दिया, मतलब 100 से 60% जो है, 60 वगैरह पूरा दे दिया प्राइवेट को, ठीक। तो ये मालिकाना हक किसके पास जाएगा, प्राइवेट के पास, यानी इसके पास ज्यादा अधिकार है डिसीजन लेने के मामले में, समझ में आ गया। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट वो है कि 100% अगर रेलवेज में एग्जांपल के लिए शेयर है गवर्नमेंट का, तो अपनी हिस्सेदारी, अपने मालिकाना हक का कुछ हिस्सा बेच देना किसी और को, और वो मालिक हो जाए पूरी तरीके से, ठीक। ये है डिसइन्वेस्टमेंट। तो मोनिटाइजेशन समझ में आया, मोनिटाइजेशन समझ में आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। अब क्या है, प्राइवेटाइजेशन। ये डिसइन्वेस्टमेंट का एडवांस है, सीधा समझ लीजिए। ये अब समझ में आ गया होगा कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। मान लीजिए कि रेलवे का 100% शेयर गवर्नमेंट का, 100% शेयर उठा के बेच दे, इसको, प्राइवेट को।
अब गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है रेलवे से, अब पूरा का पूरा मालिकाना हक, डिसीजन मेकिंग पावर प्राइवेट तय करेगा। तो ये था प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, मोनिटाइजेशन। मोनिटाइजेशन समझना ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि नेशनल मोनिटाइजेशन प्लान 2.0 हुआ है। कब से? 2026 से 2030 तक के लिए रखा गया ये टारगेट कि हम कुछ एसेट्स को मोनिटाइज करेंगे, उससे समथिंग अमाउंट, एक जो कि 16 लाख करोड़ रखा गया है, 16 लाख पॉइंट समथिंग कुछ रखा गया है, उतना 2026 से 30 के बीच में हम पैसा लेंगे, रिकवर करेंगे, इकट्ठा करेंगे। ठीक है, इसलिए आपके लिए जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमी में ये सवाल आ सकता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम देखेंगे। समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोनिटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन। ठीक, अब चलेंगे सीधा आर्टिकल पे और एक एक करके देख लेंगे। अब यही आर्टिकल हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाइए यहाँ पे, ताकि दिमाग के ढक्कन थोड़ा खुले। ये NMP 2.0 सेक्टर वाइज मोनिटाइजेशन टारगेट रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 to 30, करोड़ों में रखा गया है। हाईवेज MMLPs, ठीक, कितना रखा गया? 16 लाख, यही 16,72,300 ऐसा कुछ रखा गया है करोड़ों में। हाईवेज, पावर, पोर्ट, रेलवेज, कोल माइन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल एविएशन, पेट्रोलियम, गैस, वेयर हाउसिंग, टेलीकॉम, टूरिज्म, इन सब में क्या किया जाएगा? मोनिटाइज किया जाएगा एसेट्स को, मतलब लीज पे दिया जाएगा। सबसे ज्यादा क्या है इसमें? सबसे ज्यादा जिस पर फोकस किया गया है वो है हाईवेज। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके कि सबसे ज्यादा किस में है? हाईवेज में मोनिटाइजेशन है। उसके बाद पावर्स, एनर्जी वाला सेक्टर, फिर पोर्ट, फिर रेलवेज, फिर कोल। ये 5 वाला क्रम से याद रखिएगा। 5 1 2 3 4 5 इतने में हो सकता है आपको क्रम बनाने के लिए दे दे, घटते बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ये 5 क्रम स्टार्टिंग से याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कहां से करने वाले मोनिटाइजेशन? हाईवेज, पावर, पोर्ट। उसके बाद माइनिंग्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे कम कहाँ है? टूरिज्म और टेलीकॉम से। ठीक, तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये पूरा मिल जाएगा। अब हम देखेंगे एक एक करके। देखिए एक और वर्ड है, उसको भी सीखेंगे, जैसे ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। ये वर्ड सुनते होंगे ना कि ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट आया है, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। तो ब्राउन फील्ड क्या है, ग्रीन फील्ड क्या है, इसको समझिए। देखिए ग्रीन फील्ड, अपने दिमाग में ग्रीन फील्ड याद करिए। मान लीजिए ये पूरा मैदान है, एग्जाम्पल के लिए पूरा मैदान है, और क्या है? ये पूरा ग्रीन है। फुटबॉल ग्राउंड समझ लीजिए, फुटबॉल ग्राउंड पूरा ग्रीन है, मतलब पूरा अभी कुछ बना नहीं है, घास का मैदान है, ग्रीन है पूरा। ठीक है, एकदम ग्रीन घास का मैदान, अभी कुछ नहीं बना इस पे। तो क्या होता है? बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है तो कहते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट आया है। सुनते हैं, इसका क्या मतलब है? एकदम नए सिरे से भी बनेगा इस पे सब कुछ। ठीक है, नए सिरे से पूरा बनाएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो नए सिरे से, मतलब यहाँ पे अभी एक ईंट भी नहीं रखा गया, अब ईंट रखा जाएगा। धीरे 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 इस पे बिल्डिंग ब्लॉक बनना शुरू होंगे। ये क्या है? ग्रीन फील्ड। ठीक, नए सिरे से पूरा बनाएंगे। पूरा घास का मैदान है, ग्रीन मतलब पूरा घास का मैदान है, खाली है, कुछ भी अभी नहीं बना है। अब दूसरा ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड में ये याद रखिए कि पूरा ग्रीन मैदान नहीं है, ग्रीन मैदान नहीं है, इसमें पहले से बिल्डिंग वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, पहले से इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ठीक, अब क्या है? प्राइवेट प्लेयर्स को मान लीजिए बुलाया गया, प्राइवेट प्लेयर्स ने इन्वेस्टमेंट किया किसी ने, और ये पहले से इस पे बना हुआ है। तो ये क्या है? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है कि पहले से सब कुछ बना हुआ है, प्राइवेट प्लेयर आया, इसी में पहले से बने हुई चीज में इन्वेस्ट किया, पहले से ही बने चीज में इन्वेस्ट किया। तो नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन, गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने एसेट को मोनिटाइज करेगी। ठीक, अब एसेट को मोनिटाइज कब करेगी? जब पहले से बना के रखी होगी। तो पहले से ही मान लीजिए हाईवे वगैरह बना रखी है, अब ये चीज अब यहाँ पे आके प्राइवेट्स को दे देगी, प्राइवेट आके इनमें इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक, क्या करेगा? कुछ पैसा जो है प्राइवेट, मतलब लीज पे अगर गवर्नमेंट देगी तो वो प्राइवेट जो है गवर्नमेंट को पैसा देगी, तो मतलब इन्वेस्ट किया। तो ये क्या है? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है एक तरीके का। समझ में आया? एक है ग्रीन फील्ड, जो कुछ नहीं बना है, प्राइवेट प्लेयर आएंगे नए सिरे से बनाएंगे, मतलब हाईवे, मान लीजिए यहाँ ग्रीन फील्ड है, कुछ नहीं है, खाली है, तो प्राइवेट प्लेयर आया, हाईवे पहले बनाएगा, हाईवे बनाया। ठीक, ब्राउन फील्ड क्या है? पहले से बना हुआ है हाईवे, बस इसमें इन्वेस्ट कर देगा प्राइवेट प्लेयर। ये क्या है? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, इसी से समझिएगा। ठीक है, अब इसको कुछ वर्ड्स भी बोलते हैं, जैसे
ये ग्रीन फील्ड को कुछ वर्ड बोलते हैं जिससे इसको फ्रंट डोर बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में फ्रंट डोर जैसे वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो प्राइवेट में ग्रीन फील्ड और साइड डोर इस्तेमाल किया जाता है। साइड डोर इसे कहते हैं ब्राउन फील्ड। देखिए इसमें बहुत सारे मॉडल चलते थे ग्रीन फील्ड, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। पहले बॉट मॉडल चलता था जो कि खराब हो गया, कोलैप्स हो गया, काम ही नहीं कर पाया, ठीक। अब क्या है, एक दूसरा मॉडल स्टार्ट किया गया है। पहले बॉट मॉडल चलता था, पहले बॉट मॉडल की बात करेंगे। ये बॉट मॉडल चलता था, अब HUM हाइब्रिड यूनिटी मॉडल स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब उस पर काम होता है। क्यों इस पे से इस पे शिफ्ट हुए हैं उसका कारण भी बताया जाएगा। अब देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है। देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब है जिसके पास रिस्क संभालने की क्षमता है वो संभाले, ठीक है। जिसके पास रिस्क संभालने मतलब रिस्क झेलने की क्षमता है, मतलब मैनेज करने की क्षमता है, वो प्रोजेक्ट को संभालेगा, ठीक है। मतलब क्या है, सरकार हर चीज नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी हर चीज नहीं कर सकती, इसलिए दोनों कंपनी हर चीज नहीं कर सकती, सर्वगुण संपन्न नहीं है। कुछ चीज गवर्नमेंट कर सकती है, कुछ चीज प्राइवेट कंपनी कर सकती है। तो इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कुछ गवर्नमेंट करेगी, कुछ प्राइवेट कंपनी करेगी और पार्टनरशिप में करेगी, ताकि रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, एक बढ़ जाए रिस्क। इसलिए दोनों मिलकर काम करते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, तो क्या है, ये रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ चीज गवर्नमेंट करेगी, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे मिलकर, ताकि रिस्क बढ़ जाए और काम जल्दी हो जाए। इसीलिए PPE मॉडल लाया गया। 3 प्रकार के रिस्क होते हैं इन सब मामलों में। और बॉट मॉडल क्यों कोलैप्स किया था, ये इसी में छुपा हुआ है। देखिए पहला है डेवलपमेंट रिस्क, जो कि प्राइवेट के हाथ में चला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सरकार ने प्राइवेट कंपनी से कहा कि तुम खुद ही जमीन खरीदो, खुद ही परमिशन लो, खुद ही प्रोजेक्ट शुरू करो। अब इसको विस्तार करते हैं। देखिए मान लीजिए एक कंपनी ने हाईवे बनाना है, एक कंपनी को हाईवे बनाना है। सरकार ने क्या किया, जमीन नहीं दिलाई, क्लियरेंस यानी इन्वायरमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस खुद ही लेने को कहा। गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को करिए खुद ही ये सारे क्लियरेंस तुम खुद लो, ठीक है। तो सब जिम्मेदारी किस पे आ गई, कंपनी पे डाल दी। अब कंपनी झेलेगा। अब देखिए कंपनी की प्रॉब्लम क्या है, जमीन अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन इसी को करना है अब, ठीक है। तो गांव वाले जमीन देना नहीं चाहते, जमीन लेने गए गांव वाले का, जहां पे करना था सब कुछ प्रोजेक्ट लगाना था, गांव वाले जमीन नहीं दे रहे, कीमत पर विवाद हो गया। मान लीजिए कुछ कीमत गांव वाले मान भी गए, कुछ गांव वाले बोले हमें ये एक्स अमाउंट चाहिए, ये बोल रहे हम ये अमाउंट देंगे, नहीं हुआ, कोर्ट केस हो गया। कंपनी के पास कोई पावर, इनके पास कोई पावर तो होती नहीं कि यहाँ के लोगों को फोर्सफुली लगे पीटने मारने, क्रिमिनल मामला बन जाएगा, तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात परमिशन वाली मामला, सरकारी अनुमति, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक। हर जगह डिले होता है। और शिवाजी द बॉस वाला मूवी याद करिए जिसमें रजनीकांत परेशान हो जाता है क्लियरेंस लेते लेते, वही हालत हो जाती है, ठीक। रिजल्ट क्या होता है, कंपनी काम शुरू नहीं कर पाती, मशीन खड़ी रहती है, इंटरेस्ट जो लोन वगैरह लिया रहता है प्राइवेट कंपनी बैंक से, उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। और क्या होता है, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही फंस जाता है वहीं पे। ये था डेवलपमेंट रिस्क जो प्राइवेट के हिस्से में आता है, प्राइवेट कंपनीज के हिस्से में, ठीक है। ये पहले की स्थिति बता रहे हैं, पहले की स्थिति कौन सी स्थिति, ये बॉट मॉडल में यूज हो रहा था, ठीक है। क्यों बॉट मॉडल कोलैप्स किया था उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी को काम दिया गया जो सिर्फ सरकार कर सकती थी। ये सब काम कौन कर सकता था, प्राइवेट कंपनी या सरकार। सरकार आसानी से चुटकी बजा के सारे क्लियरेंस दे देती, ठीक है। तो ये काम सरकार का था, लेकिन प्राइवेट कंपनी के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया कि तुम करो। अब दूसरा देखिए कंस्ट्रक्शन रिस्क, ये दूसरा है कंस्ट्रक्शन रिस्क। जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तब प्रॉब्लम आती है। एक था प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, एक है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो क्या होता है, प्रोजेक्ट जब शुरू होता है कंस्ट्रक्शन रिस्क में लागत बढ़ना, कॉस्ट ओवररन, काम में देरी डिले। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन रिस्क है, इसको बोलते हैं। मतलब जितना आपने सोचा था, आपने सोचा होगा कि 100 करोड़ लगाएंगे, 200 करोड़ या 150 करोड़ बढ़ गया काम करते के चक्कर में, काम स्टार्ट होने में, फिर काम में देरी हुई और डिले हो गया। 2 साल में करना था 4 साल में बना, ये कंस्ट्रक्शन रिस्क है। अब एक एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक कंपनी को सड़क बनानी है, हाईवे प्रोजेक्ट है, एक सड़क बनानी है। क्या प्लान था कि 100 करोड़ में बनेगी, 2 साल में पूरी हो जाएगी, ये पूरा प्लान था। कंस्ट्रक्शन रिस्क कैसे जाएगा इसमें, लागत बढ़ गई, यानी सीमेंट स्टील ये सब महंगा हो गया। मान लीजिए स्टेट ऑफ फार्मूला कुछ हो गया बवाल, अब ये सब महंगा हो गया, मजदूरी बढ़ गई, तो अब खर्च क्या है 150 करोड़, काम में भी देरी होगी, बारिश हो गई, तकनीकी समस्या आ गई, मशीन खराब हो गया, मैनेजमेंट इशू स्टार्ट हो गया। तो जो काम 2 साल में होना था वो कितने में हो रहा है, 4 साल में। कंस्ट्रक्शन रिस्क बता रहे हैं, ठीक। अब कंपनी पे असर क्या पड़ने वाला है, कंपनी ने लोन लिया था,
ठीक, लेकिन प्रोजेक्ट लेट हो गया, इनकम शुरू ही नहीं हुई। उनको लगा 2 साल में हो जाएगा, तीसरे साल में पैसा आना शुरू, ऐसा हुआ नहीं। खर्च बढ़ गया, प्रॉफिट खत्म। ऊपर से क्या हुआ, बैंक का इंटरेस्ट चलता रहा। ये सब होता था, अभी भी हो रहा है। कंपनी पर दबाव का क्या मतलब है, कंपनी के ऊपर अब 3 तरह का दबाव है, ज्यादा खर्च, कॉस्ट ओवररन का, समय की देरी, लोन प्लस इंटरेस्ट का बोझ। ये कंस्ट्रक्शन रिस्क हो गया इनका, पूरा का पूरा रिस्क बढ़ गया, तो कंपनी फाइनेंशियली फंस गई। अब तीसरा रिस्क क्या है, ऑपरेशन रिस्क। मतलब पहले बनाने से पहले का क्या रिस्क था, बनने के दौरान क्या रिस्क हुआ, अब देखेंगे कि बनने के बाद क्या रिस्क है, यानी ऑपरेशन रिस्क। अब सड़क बनकर तैयार हो जाती है, तो अब सवाल क्या है कि कितनी गाड़ियां चलेगी, कितना टोल पैसा मिलेगा, रेवेन्यू आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये अनसर्टेन है पूरा। अब इनको लगा था कि हम एक हाईवे बना रहे हैं, अब इस पे कम से कम 1000 10,000 गाड़ियां चलेंगी तो टोल मिलेगा। ठीक, अब इन्होंने ऐसा सोचा था, लेकिन चली कितनी गाड़ियां, मान लीजिए 1000, कितना चला, 500 गाड़ी चली, इनके उम्मीद से भी कम हो गया, रेवेन्यू आएगा ही नहीं। ये सब चीजें अनसर्टेन होती है, तो ये जो नुकसान हो रहा है इनको क्या है, ऑपरेशन रिस्क है इनका। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक कंपनी ने सड़क बनाई, तो कंपनी ने क्या सोचा, 10,000 गाड़ियां आएंगी, टोल अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। तो इस हिसाब से उसने बैंक से लोन लिया था, इन्वेस्टमेंट खूब किया था इसी उम्मीद में। रियलिटी क्या है, सिर्फ 4,000 गाड़ियां आई, लोग दूसरी फ्री रोड यूज करने लगे। हाईवे से जाते हैं, फिर बीच में से एक कच्चा रास्ता देख के निकल लेते हैं साइड में, फिर वहां से निकल के टोल को क्रॉस करके कहीं और से निकल जाते हैं। समझ में आया? जब टोल देखते हैं तो साइड से निकाल लेते हैं, फिर कहीं और से निकलते हैं मेन रोड पे, ये किया करने लगे, तो इनकम उम्मीद से बहुत कम होगी। भारत में लोगों को लगा कि इनकम, इतनी जनसंख्या है तो इनकम खूब बनेगी, लेकिन उनको नहीं पता था कि यहाँ पे जुगाड़ू लोग रहते हैं। यहाँ पे टोल लगा हुआ है, यहाँ से बीच में से कच्चा रास्ता है, गाड़ी यहाँ से निकालने जाएंगे, कहेंगे हटाओ यार, आधा पैसा गया इनका। तो प्रॉब्लम क्या है, सरकार ने कहा जो भी कमाई होगी तुम खुद संभालो, यानी पूरा रिस्क प्राइवेट कंपनी पर डाल दिया था, जो भी करना तुम ही करो, सब करो। तो हुआ क्या, ट्रैफिक का अनुमान गलत निकला। प्रोजेक्ट शुरू करते समय फ्यूचर का अंदाजा लगाया था, लेकिन जो अंदाजा लगाया था वो अंदाजा सही नहीं निकला। पॉपुलेशन ग्रोथ गलत निकला, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम रही, अल्टरनेटिव रूट्स बन गए। ठीक, इसलिए एक्चुअल ट्रैफिक इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड ट्रैफिक, ये स्थिति बन गई। रिजल्ट क्या हुआ, कंपनी की हालत खराब हो गई, कमाई कम हुई, लोन नहीं चुका पाया, प्रोजेक्ट घाटे में चला गया। ठीक है, तो आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली क्या होना चाहिए, 3 रिस्क बताए ऊपर। ठीक है, कंपनी झेल गई पूरा प्राइवेट। अब आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली तो ये होना चाहिए था कि सरकार और प्राइवेट दोनों को रिस्क शेयर करना चाहिए था। ठीक है, इसलिए बाद में नए मॉडल आए, टोल रिस्क कम किया गया, सरकार फिक्स पेमेंट देने लगी। ठीक, तो ये जो अभी मैंने बताया, ये ऊपर सारी चीजें वो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल से, यानी बॉट मॉडल से सारी चीजें बनाई जा रही थी हाईवे प्रोजेक्ट, जिसमें प्राइवेट कंपनी काफी झेल जाती थी। इस मॉडल के कारण, ये जो ऊपर 3 रिस्क गिना है ना, इस रिस्क के कारण ये मॉडल फेल कर गया। अभी आपको बताएंगे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर होता क्या। देखिए इसमें क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी क्या करती है, प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट बनाती है, उसको ऑपरेट करती है, फिर एक समय के बाद जब उसकी कमाई हो जाती है और मुनाफा वगैरह सब कुछ निकल जाता है, तो वो गवर्नमेंट को वो असेट ट्रांसफर कर देती है। ठीक, ग्रीन मान लीजिए यहाँ पे प्रोजेक्ट पूरा लगा, बनाया, सारा क्लियरेंस यही लिया, प्राइवेट कंपनी ही सारी क्लियरेंस ले रही है, सब कुछ क्लियरेंस करके बना भी दिया। ठीक, ऑपरेट भी किया, अब इसको मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ, जितना पैसा लगाया रिकवर हुआ कि नहीं, मुनाफा मिला कि नहीं मिला, ये सब प्राइवेट प्लेयर ही देख रहे थे इस मॉडल के थ्रू, बॉट मॉडल। ठीक, बॉट मॉडल। और फिर जब वो सब कुछ हो जाता था, एक समय के बाद जो एग्रीमेंट रहता था कि इतने साल के बाद इनको ट्रांसफर कर देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, जमीन इस्तेमाल हुआ, वो प्रोजेक्ट बने, अपना पैसा लगा के, प्राइवेट वाला पूरा पैसा लगा के सब कुछ बनाया। ठीक, अब उसने मुनाफा वगैरह सब कुछ कमा लिया, सब कुछ रिकवर भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब वो गवर्नमेंट को लौटा देगा। लेकिन ये मॉडल फेल कर गया, क्यों, जो ऊपर 3 रिस्क गिनाए थे ना, उसी के कारण मुनाफा नहीं मिलता था, प्राइवेट प्लेयर्स को घाटे में जाती थी। इसलिए इस मॉडल को छोड़ के नया मॉडल लेके आया गया। ठीक है, तो पहले देख लीजिए ये बॉट मॉडल का क्या है। बॉट मॉडल समझ में आ गया है, और थोड़ा लैंग्वेज भी देखेंगे। बॉट क्या है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। ठीक, इसमें सरकार प्लस प्राइवेट कंपनी मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हैं, हाईवे, ब्रिज। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट बनाती है, बिल्ड, कुछ साल तक चलाती है, ऑपरेट, फिर सरकार को वापस दे देती है, ट्रांसफर, BOT मॉडल। ये मॉडल क्लॉप्स कर गई है, और ये BOT मॉडल आप लोग अपने फाउंडेशन क्लास में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कोई मॉडल पढ़ते हैं ना तो केवल लाइन टू लाइन पढ़ना नहीं है, वो मॉडल कितना अच्छा कारगर हुआ नहीं हुआ उसको एनालाइज भी किया जाता है। ये नहीं कि
बस पढ़ने लगे। पूछ लिया जाए बॉट मॉडल सही है खराब है, तो आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे जब ये सब जानेंगे नहीं। ठीक है, तो बॉट मॉडल का पूरा साइकिल स्टेप बाय स्टेप देखिए। बिल्ड, निर्माण, प्राइवेट कंपनी पैसा लगाती है, सड़क पुल बनाती है अपने पैसों से। ठीक है, फिर ऑपरेट करती है, कंपनी क्या करती है 20-30 साल तक प्रोजेक्ट चलाती है, टोल और फीस लेकर पैसा कमाती है। ऑपरेट करने का मतलब ये है कि जब ये हाईवे बना लेती है प्राइवेट कंपनी, तो खुद ही टोल भी कलेक्ट करती है। ये मॉडल याद रखें, जो लेकिन अब जो नया मॉडल आएगा उसमें टोल प्राइवेट कंपनी कलेक्ट नहीं करती है, इसमें टोल जो है प्राइवेट कंपनी ही कलेक्ट कर रही है, इसीलिए बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर लिखा हुआ है। तीसरा, ट्रांसफर, समय पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट सरकार को दे दिया जाता है। अब एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि कंपनी ने हाईवे बनाया, खर्च उसका 100 करोड़ का है, 25 साल तक टोल वसूला और पैसा रिकवर हो गया, उसका प्रॉफिट भी कमाया, 25 साल बाद हाईवे सरकार को वापस दे दिया जाएगा। यह है बॉट मॉडल। ठीक, तो इसमें आपको लगेगा सरकार को क्या फायदा है? सरकार को यह फायदा है कि वो एक बना बनाया जो प्रोजेक्ट हाईवे है वो गवर्नमेंट को मिल गया। समझ में? आप समझिए कि ये बॉट मॉडल फेल क्यों हुआ। वो 3 जो ऊपर आपको रिस्क दिखाए थे वो तो रिस्क है ही। और देखिए, ट्रैफिक एस्टिमेशन गलत, कंपनी ने सोचा रोजाना 10 गाड़ी आएंगी, असल में कितनी आई? 4000। जो ऊपर बताया था, काम जो उनकी कमाई थी आधी हो गई। सड़क, लैंड एक्विजिशन में देरी हुई, सड़क बनाने के लिए जमीन चाहिए, लेकिन क्या है, गांव वालों ने जमीन ही नहीं दी, कंपनसेशन पर झगड़ा हो गया। ये सब होता ही है। अब देखते हैं, लाठी भाला चलने लगता है, कंपनी कहीं जाती है तो केस में कोर्ट लंबा चल गया, तो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया, बहुत लेट हो गया। कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट ओवररन, डिले हुआ, मटेरियल महंगा हो गया, मजदूरी बढ़ गई, इंटरेस्ट बढ़ता गया, जो कंपनी ने लोन लिया हुआ था। प्लान था कि 100 करोड़ में होगा, लेकिन खर्चा 150 से 180 करोड़ हो गया। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? तीनों प्रॉब्लम एक साथ आई, कमाई कम हुआ, ज्यादा खर्च हुआ, काम में देरी हुई, इसलिए कंपनी लोन नहीं चुका पाई और प्रोजेक्ट घाटे में चला गया। और इस मॉडल के अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने थे, लेकिन आधे पे ही बंद करने पड़ गए, छोड़ के भाग गए सब। ठीक है, तो इम्पैक्ट देखिए अब इसका, 63 प्रोजेक्ट में से 43 प्रोजेक्ट बंद हो गए। ये रियल लाइफ डेटा दिया जा रहा है, रियल डेटा है। नेट पे एक बार घुमा लीजिएगा अपना उंगलियां तो आपको और दिखेगा। 73 प्रोजेक्ट में से 43 प्रोजेक्ट बंद हो गए, लगभग 8,300 किलोमीटर हाईवे स्ट्रक हो गए इस मॉडल के अकॉर्डिंग। मतलब इस मॉडल पे बनाए जाने थे, बंद करके चले गए क्योंकि घाटे में जा रहे थे सब। ये सब जो ऊपर दिक्कत दिखाई जा रही थी ना, उसी के कारण। तो प्राइवेट सेक्टर का भरोसा टूट गया, बैंक का पैसा फंस गया। ठीक, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम दिखने लगा। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जानते हैं क्या होता है? देखिए, यहीं देख लेंगे, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है? कंपनी ने बैंक से लोन लिया, ठीक, एक उम्मीद लगा के कि हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया उस प्रोजेक्ट से हमें फायदा होने वाला है। हुआ क्या? जितना सोचा था फायदा हुआ नहीं, नुकसान हो गया उल्टा। यानी लोन कहां से लिया है? बैंक से। बैंक से लोन लिया, यह है प्राइवेट कंपनी। अब इस लोन चुका ही नहीं पाई, कंपनी ने लोन नहीं चुका पाया तो कंपनी का बैलेंस शीट खराब हो गया और बैंक को लोन मिला ही नहीं, तो वो एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए जानते हैं क्या होता है? खराब लोन बोलते हैं इसको। एनपीए के बारे में आप पढ़ते हैं फाउंडेशनल क्लास में। तो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। तो क्या हुआ? इसका भी बैलेंस शीट, बैंक का भी बैलेंस शीट खराब हुआ, कंपनी का भी बैलेंस शीट खराब हो गया। इसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ये दिखने लगा इसके एक प्रोजेक्ट के कारण। तो ये बॉट मॉडल क्या किया गया? हटाया गया, क्योंकि ये बॉट मॉडल बकवास था लोगों के लिए। मतलब लोगों के लिए क्या, कंपनी के लिए झेल रही थी वो। तो बॉट मॉडल को हटाया गया। अब उसके जगह क्या आ रहा है? नया मॉडल लाया गया, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, HAM। ये मॉडल आएगा। अब इस मॉडल में क्या है कि इसमें टोल जो है गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, प्राइवेट प्लेयर नहीं कलेक्ट करती। अब इसमें से क्या किया है, जो बॉट मॉडल था उसमें प्राइवेट कंपनी पे ज्यादा रिस्क था। अब क्या है, ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में यानी HAM मॉडल में प्राइवेट कंपनी पे जो रिस्क है उसको थोड़ा कम किया गया, प्राइवेट प्लेयर्स पे रिस्क कम किया गया ताकि वो अट्रैक्ट हो इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है ये। HAM में क्या होता है? सरकार निजी कंपनी का बैलेंस पार्टनरशिप मॉडल है ये। इसमें दोनों अपना अपना काम करते हैं ताकि रिस्क कम हो जाए और प्रोजेक्ट जो चल रहा है फेल ना हो। अब देखेंगे 2016 के बाद इसी पे सारे मॉडल बन रहे हैं। 2016 के बाद ये HAM मॉडल पे सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले बॉट पे चल रहा था। बॉट मॉडल में भी 2 बॉट मॉडल है, एक बिल्ड, एक है टोल वाला। तो फेल कौन सा किया है याद रखना है कि बॉट मॉडल में 2 है। एक बॉट मॉडल में टोल वाला मॉडल है जिसमें प्राइवेट कंपनी टोल कलेक्ट करती है। ठीक है, तो ये बॉट मॉडल का टोल वाला मॉडल जो है कोलैप्स किया है, खराब हुआ है, बेकार है। ठीक है, ये वाला मॉडल, इसमें 2 है। तो इसमें से ये टोल मॉडल जिसमें प्राइवेट प्लेयर टोल कलेक्ट करते हैं वो खराब हुआ है, इसको रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर क्या लाया गया? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ठीक, अब देखिए समझिए, पहले क्या समस्या थी पुराने मॉडल में? बॉट मॉडल में बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर में निजी कंपनी को खुद को पैसा लगाना पड़ता था,
ट्रैफिक का रिस्क भी उसी का था कि मतलब कितना गाड़ियां हाईवे पे चलेंगी जो भी प्रोजेक्ट लगा रही है। अगर ट्रैफिक कम हुआ तो क्या होगा, घाटा हो जाएगा। रिजल्ट, बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट फेल हो गए, खासकर 2012 से 14 के बीच में। 2012-14 के बीच में काफी प्रोजेक्ट फेल हुए। ये डेटा है, इसको क्या करना है, गूगल करना है आपको। अब देखिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में क्या है, इसमें सिंपल फॉर्मूला है, 50% सरकार 50% निजी कंपनी, लगभग, ठीक है, 50-50 चलेगा दोनों का मामला। ठीक, काम का बंटवारा कैसा करती है सरकार, क्या करती है, जमीन उपलब्ध कराती है। पहले वाले मॉडल में क्या था, जमीन क्या करना है, प्राइवेट को खुद ही जाके लेना है, और डिस्प्यूट वगैरह हो जाए तो मामला अटकता था। तो सरकार क्या करती है, जमीन उपलब्ध कराती है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का लगभग 40% पहले ही दे देती है पैसा। मान लीजिए प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, 100 करोड़, तो उसका 40% लगभग पहले ही दे देगी प्राइवेट प्लेयर को, लीजिए। ठीक है, ट्रैफिक और रेवेन्यू रिस्क खुद लेती है। ट्रैफिक और रेवेन्यू रिस्क खुद लेने का मतलब है गवर्नमेंट खुद ही अब टोल वगैरह कलेक्ट करेगी। मतलब क्या है, गाड़ियों से पैसा आए चाहे ना आए, प्राइवेट कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको पैसा पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, ये है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। देखिए निजी कंपनी क्या करेगी इसमें, फिर ये रोड बनाएगी, 15 से 20 साल तक मेंटेन करेगी, सरकार से फिक्स पेमेंट लेती रहेगी। इसमें एन्युटी जो लिखा हुआ है ना, एन्युटी, इसका मतलब है फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम इसको मिलता रहेगा। ठीक, अब गाड़ी एक भी ना चले कोई मतलब नहीं, हमारा जो तय हुआ है इस मॉडल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट से पैसा लेगी, यानी सरकार से फिक्स पेमेंट लेती रहेगी और 15 से 20 साल तक मेंटेन करेगी। मेंटेनेंस समझ रहे हैं ना, मेंटेन करेगी उस सड़क को, ऑपरेट नहीं करेगी, मेंटेन करेगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंटेन एंड ऑपरेट। मेंटेन नहीं करेगी, ऑपरेट करेगी। ठीक है, तो उसे क्या है, फिक्स इनकम मिलती रहेगी। तो प्राइवेट कंपनी का रिस्क वैसे ही कम हो गया, प्राइवेट प्लेयर्स का। ठीक, सारा रिस्क क्या ले रही है, गवर्नमेंट में आ गया। देखिए इंपॉर्टेंट डेटा देखिए, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या शुरू हुआ 2016 में, किसके द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। आज क्या है, 40 से 50% नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर है। ठीक, इस पे चल रहा है। पेमेंट सिस्टम क्या है, सरकार हर साल फिक्स्ड एन्युटी प्लस इंटरेस्ट दे देती है, किसको, प्राइवेट प्लेयर को, जो भी प्रोजेक्ट जहां पे भी लग रहा होगा। ठीक है, तो सरकार हर साल फिक्स चीजें पकड़ा देती है, तो उनका रिस्क खत्म है। इसलिए प्राइवेट कंपनीज अब ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं, प्रोजेक्ट टाइम पर पूरे हो रहे हैं। समझ में आया? न्यूज वगैरह में या बहुत जगह फेक न्यूज चला चला के कंफ्यूज करेंगे आपको, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, डेटा, फंडामेंटल चीजें ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया पे इमोशनल चीजें ज्यादा चलती है, इमोशनल करके डरा के ये सब वो अपना व्यूज कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, आपको डेटा फैक्ट देखते रहना है, प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। अब देखिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से इसका कनेक्शन देखिए, ये आप जानते हैं, ये पहले से ही नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक, तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या करता है, जो रोड, एयरपोर्ट, रेलवे पहले से बन चुके हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेट करने के लिए देता है। मोटा मोटा इतना समझ लीजिए इससे। ठीक, अब कनेक्शन समझिए। देखिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में रोल क्या था, नई रोड बनवाने का मॉडल है ये, और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में क्या है, बनी हुई रोड से पैसा कमाने का मॉडल है। दोनों में अंतर समझिएगा। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है, नई रोड बनवाने का मॉडल है, और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, बनी हुई रोड से पैसा कमाना, मतलब किराए पे दे देना, लीज पे दे देना। जैसे आपका मैंने बोला एग्जांपल शुरू में, घर है किराए पे दे दिया, ठीक है, उससे पैसा आ रहा है, आपने अपने घर का क्या किया, मोनेटाइजेशन किया, मौद्रिकरण कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन चला रही है, अभी 2.0 है, तो उसके अकॉर्डिंग एक लक्ष्य रखा है कि 2026 से 30 के बीच में इतना लाख करोड़ कमाएंगे। ठीक है, तो ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के थ्रू रोड वगैरह बनेगा, प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक, जब इसके हाथ में आएगा तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू उसको एसेट लीज पे दे दिया जाएगा। ये पूरा मॉडल तैयार किया गया है, मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है ऐसे। ठीक, तो दोनों का लॉजिक एक ही है, रिस्क क्या है, सरकार लेगी, एफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर देगा। ठीक, कमाओ। अब एक एग्जांपल देखिए, सोचिए सरकार कहती है कि तुम रोड बनवाओ और मेंटेन करो, मैं तुम्हें हर साल फिक्स पैसा दूंगा। ठीक, तो प्राइवेट कंपनी खुश है क्योंकि उसे लॉस का डर नहीं है, स्टेबल इनकम है, तो सरकार खुश है। क्यों? क्योंकि रोड जल्दी बन जाती है, रोड वगैरह जल्दी बन जाती है। प्राइवेट प्लेयर बहुत गोली की तरह काम करते हैं, क्वालिटी भी बेहतर होती है। अब देखिए एक एक बारीकी से हम देखते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल काम कैसे करता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। अभी तो हमने देख लिया सरकार का रोल क्या है, प्राइवेट का क्या रोल है। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिए। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस। पहला स्टेप क्या आता है, प्रोजेक्ट अनाउंस होता है। पहला प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया, सरकार जो है डिसाइड करती है कि कहाँ रोड बनानी है, किसके थ्रू करता है, ये गवर्नमेंट खुद ही आ जाती है क्या, नहीं, उसके अंग, उसके पार्ट्स। कौन से पार्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आएगी। टेंडर निकलता है, प्राइवेट कंपनीज बिड करती हैं, कौन सस्ती है और इफिशिएंट है।
ठीक है, प्राइवेट कंपनी बिड कर रही है। स्टेप 2, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो कंपनी बेस्ट बिड करेगी उसे प्रोजेक्ट मिल जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली 15 से 20 साल तक का होता है। ठीक, स्टेप 3, ये स्टेप पता होना चाहिए आपको। कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट फेज। यहाँ पैसे कैसे लगेंगे, 40% पैसा सरकार देगी कंस्ट्रक्शन के दौरान और 60% प्राइवेट कंपनी लगाती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि क्या है ट्विस्ट, ये प्राइवेट कंपनी का पैसा भी रिस्क फ्री नहीं है पर मैनेजेबल है। ये 60% पैसा प्राइवेट कंपनी लगा तो रही है, लेकिन हमको लगता है कि ये रिस्क फ्री है पूरी तरीके से, गवर्नमेंट हावी नहीं, 40% उसका रिस्क फ्री है, 40% गवर्नमेंट दे रही है, ये 60% रिस्क फ्री नहीं है, लेकिन मैनेज कर लेते हैं, इतने में काम हो जाता है। ठीक है, स्टेप 4 आता है, अब रोड बनकर तैयार है तो कंपनी रोड बना देती है। अब टोल वसूलने का काम कंपनी का नहीं होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में ये याद रखिएगा। बॉट मॉडल में क्या है, टोल वाला मॉडल, उसमें प्राइवेट कंपनी टोल इकट्ठा करती थी, लेकिन इसमें क्या है, टोल वसूलने का काम कंपनी का नहीं है, किसका है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट अपने तरीके से टोल वसूलती है, ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ यही खास बात है इसकी, गवर्नमेंट टोल वसूलती है। स्टेप 5, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। प्राइवेट कंपनी रोड मेंटेन करती है 15 से 20 साल तक, मेंटेनेंस का काम है, मैंने बोला ना, ऑपरेट करने का काम नहीं है, केवल मेंटेन करने का काम। ठीक, सरकार क्या करती है, हर 6 महीने या साल में फिक्स पेमेंट दे देती है। फिक्स पेमेंट एन्युटी, जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल वर्ड यूज हुआ है। हाइब्रिड क्यों, सर, प्राइवेट और गवर्नमेंट। एन्युटी यानी हर साल फिक्स पेमेंट प्राइवेट को चला जाएगा। मॉडल, ये नया मॉडल स्टार्ट किया गया। तो पेमेंट में शामिल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का रिकवरी, इंटरेस्ट, मेंटेनेंस चार्जेस, ये सब दिया जाता है प्राइवेट प्लेयर्स को। ठीक है, छठा स्टेप, रिस्क कैसे मैनेज होता है, ये डिफरेंस देखिए। रिस्क कौन लेता है, ट्रैफिक कम हुआ सरकार रिस्क लेगी, रेवेन्यू यानी टोल का रिस्क सरकार लेती है, कंस्ट्रक्शन डिले हुआ प्राइवेट कंपनी लेगी इसका रिस्क, ठीक है। मेंटेनेंस का प्राइवेट कंपनी लेगी, ऑपरेशन का नहीं, मेंटेनेंस का। अब एक फैक्ट देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल लॉन्च कब हुआ, 2016 में, इंप्लीमेंटेड बाय एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेमेंट एन्युटी है, फिक्स्ड है, ड्यूरेशन 15 से 20 साल। शेयर क्या है, गवर्नमेंट 40% अपफ्रंट और प्राइवेट 60%, ऑलमोस्ट, लगभग। ठीक है, रिजल्ट क्या है, प्रोजेक्ट फास्ट कंप्लीट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट बढ़ा है और फेल्ड बॉट प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम कम हुई है। ये जो बॉट प्रोजेक्ट था, बॉट मॉडल था, उसका रिप्लेसमेंट था ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, तो बेहतर काम हुआ है। ठीक, एक लाइन में पूरा मॉडल समझिए। एक लाइन में क्या है कि प्राइवेट कंपनी जो है रोड बनाती है, संभालती है, लेकिन पैसा सरकार गारंटी करती है, ठीक है, और पैसा से गारंटी सरकार ले लेती है कि टेंशन मत लीजिए, सब काम हम करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल ले लीजिए, रोड बनवाने का कॉस्ट 100 करोड़ है, सरकार देगी 40 करोड़, कंपनी लगाएगी 60 करोड़। अब क्या है, कंपनी को हर साल 8 से 10 करोड़ मिलते रहेंगे, यानी एन्युटी, चाहे रोड पर गाड़ियां आए या ना आए। ठीक है, तो एचएएम मॉडल को में टोल कौन वसूल करेगा, टोल वसूल करेगा सरकार, प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी। तो एचएएम मॉडल में प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, वो रोड बनवाएगी, उसे मेंटेन करेगी 15 से 20 साल तक, सरकार से फिक्स पेमेंट लेती रहेगी। यानी कंपनी का काम जो है सर्विस देना है, पैसा कमाना नहीं है डायरेक्ट टोल से, ये सर्विस देगी, ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया। टोल कौन लेगा, सरकार लेगा, गाड़ियों से टोल वसूला जाता है, पूरा रेवेन्यू सरकार के पास जाता है। ऐसा क्यों किया गया, पुराना मॉडल प्राइवेट कंपनी खुद टोल लेती थी, अगर ट्रैफिक कम हुआ तो घाटा हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए एचएएम में चेंज किया गया। टोल कलेक्शन वॉट मॉडल में क्या किया जाता था, एक कंपैरिजन देखिए, प्राइवेट कंपनी और एचएम में सरकार करती है टोल कलेक्शन, देख रहे हैं। रेवेन्यू रिस्क, बॉट मॉडल में रेवेन्यू रिस्क प्राइवेट का, एचएम में सरकार का। इनकम क्या वेरिएबल होता था बॉट मॉडल में, और इसमें फिक्स है एचएम मॉडल में। घबराइए मत, ये मिल जाएगा आपको, ये पूरा का पूरा सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, काम प्राइवेट करेगा, कमाई सरकार करेगी, प्राइवेट कंपनी को सरकार फिक्स पैसा देती है, इसलिए उसे ट्रैफिक की टेंशन नहीं है, मामला ही खत्म। ठीक है, एक और एग्जांपल फिर से देखिए, रोड बनी एचएएम से, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से। अब क्या है, आप टोल देते हो, सरकार के पास जाता है, सरकार उसी पैसे से कंपनी को एन्युटी देती है। साइकिल समझ में आ गया, एचएएम मॉडल से रोड बन गया। ठीक है, आप टोल देते हैं, आप टोल दे रहे हैं, ठीक, अब सरकार के पास जाता है पैसा। ठीक, अब सरकार उसी पैसे को जो आपने टोल चुका है, उसी से कंपनी को एन्युटी देती है। साइकिल समझ में आया, कैसे मैनेज कर रही है गवर्नमेंट, तो मैनेजमेंट समझ में आ गया, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सड़कें बनाता है, लेकिन अब वो खुद पैसा लगाकर नहीं, बल्कि अपने बने हुए हाईवे से पैसा निकाल रहा है। कुछ प्रगति हुई है, कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, 28,307 करोड़ जुटाए हैं, अभी ये डेटा है, 28,307 करोड़ रुपया इकट्ठा किए इसमें। ठीक है, मतलब बिना नई सड़क बनाए पुरानी सड़क से पैसा कमाया। कैसे, मोनिटाइजेशन,
कैसे? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये याद रखिएगा। इससे क्या है, ये पैसा इकट्ठा किया है खूब, ठीक है, कोई नया चीज नहीं बनाया, लीज पे दे दिया, उससे पैसा निकाला है इतना, ठीक है। तो ये पैसा कैसे आ रहा है? ठीक, सरकार ने अपने बने हुए हाईवे को सीधे बेचा नहीं, बल्कि किराए पे यानी लीज पर दे दिया, मोनेटाइज किया। इसके लिए दो बड़े प्लेटफॉर्म है लीज करने के लिए। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट 43,000 करोड़ जुटा है, 43,000 करोड़ से ज्यादा जुटा है। बड़े निवेशक LIC पेंशन फंड इसमें पैसा लगाते हैं। राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, ये सुनते होंगे, रीट एग्जाम में आया हुआ है। 9,500 करोड़ जुटा है, यानी 14 गुना ओवर सब्सक्राइब है। मतलब क्या है, जितना पैसा मांगा उससे 14 गुना ज्यादा लोगों ने निवेश किया। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपके पास एक बना हुआ टोल रोड है, आप खुद नहीं चलाने की कोशिश करें, कंपनी को दे देते हैं। अब क्या हुआ, कंपनी 20 साल तक टोल वसूलेगी, बदले में एक साथ बड़ा पैसा दे देगी। वही पाइपलाइन वाला मामला, तो यही हो रहा है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। अब रेलवे पर दबाव है एक चीज, ये आप पे ध्यान देने वाली बात है, एक एग्जाम्पल नहीं है, ये रियल चीज है। रेलवे पे दबाव, ये जब 28,307 करोड़ रुपया NHAI इकट्ठा कर ली, ठीक है, और दो प्लेटफॉर्म के जरिए, ये प्लेटफॉर्म दिख रहा था जो मैंने दिखाया आपको, ये दो प्लेटफॉर्म के जरिए, ठीक। तो अब इस पे दबाव है, अब इस पे दबाव है रेलवे पे, ठीक। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 के तहत कितना इकट्ठा करना है इनको? 2.62 लाख करोड़ जुटाने हैं, ये टारगेट है रेलवे का, ठीक है। इसका मतलब क्या, रेलवे को अभी अपने एसेट यानी स्टेशन, ट्रक, फ्रीट कॉरिडोर से पैसा कमाना पड़ेगा। स्टेशन रीडेवलपमेंट, मॉल जैसा बनाना होगा, फ्रीट कॉरिडोर प्राइवेट को देना होगा, ट्रेन को लीज पे देना होगा, जिससे पैसा इकट्ठा हो सके। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, सड़क का सेक्टर है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया चला रहा है, तो वो सफल रहा, लेकिन रेलवे पीछे है। क्यों है? कारण है कि रेलवे में रिस्क ज्यादा है, एक्सीडेंट है, पॉलिटिक्स होने लगता है उसमें, प्रॉफिट क्लियर नहीं है, फेयर कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, ठीक। असेट कॉम्प्लेक्स है, रोड की तरह सिंपल नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी जो टारगेट तो रखा गया है, देखिए कितना निकालती है इससे। अभी देखिए ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ टारगेट थे, उसको अचीव किया गया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 1.0 के तहत। कितना इसमें 5.3 लाख करोड़ अचीव किया गया, मतलब इतना 100 रखा था तो 89% उसमें अचीव किया, मतलब सफल ही रहा है। और 2.0 का टारगेट क्या है? 16.72 लाख करोड़, इतना टारगेट रखा गया है, ठीक है। 2026 से 2030 के बीच में इतना उनको इकट्ठा करना है, मोनेटाइज करके अपने एसेट्स को। और ये NHAI ने इतना करोड़ इकट्ठा किया है, उसी के विंग्स ने कुछ और चीजें इकट्ठी की, और रेलवे का टारगेट इतना है। ये डेटा है, बहुत काम आने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रीलिम्स का, फिर उसके बाद मेंस का दिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, मोनेटाइजेशन, मौद्रिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें पहला है, इसमें सरकार अपनी परिसंपत्तियों का स्वामित्व निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर देती है। दूसरा है, इसमें सरकार केवल परिसंपत्तियों का संचालन अधिकार निजी क्षेत्र को देती है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, दूसरा सी होगा। ये सही है, ये गलत है, ठीक। बेचती नहीं है ना, मोनेटाइजेशन में कहाँ बेचती है? मैंने क्या बताया था, मोनेटाइजेशन में लीज पे देती है, ठीक। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी केवल दो। दूसरा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, सरकारी परिसंपत्तियों का निजीकरण करना, कर बढ़ाकर राजस्व बढ़ाना, सार्वजनिक परिसंपत्तियों से राजस्व उत्पन्न करना, केवल विदेशी निवेश को बढ़ाना। तो सी सही होगा, ये सब गलत। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक परिसंपत्तियों से राजस्व उत्पन्न करना, पैसा इकट्ठा करना, ठीक। तीसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? विकास, निर्माण, संचालन, सभी जोखिम निजी क्षेत्र को देना, आदर्श मॉडल है, ठीक। जोखिम का वितरण उस पक्ष को होना चाहिए जो उसे बेहतर तरीके से संभाले। तो कौन सा सही है? दूसरा सही है। अब ये क्या है? ये बोला आदर्श मॉडल है, ये तो मॉडल फेल कर गया ना, पूरा का पूरा निजी क्षेत्र पे डाल दिया, उझेल गए, पूरा परेशान हो गए। बॉट मॉडल याद करिए, ठीक। तीसरा, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मोनेटाइजेशन का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? सरकार द्वारा रेलवे स्टेशन को निजी कंपनी को बेच देना, गलत। सरकार द्वारा एक नया एयरपोर्ट निजी कंपनी से बनवाना, गलत। मोनेटाइजेशन देख रहे हैं, मोनेटाइजेशन का मतलब सरकार द्वारा बने हुए हाईवे का संचालन निजी कंपनी को सौंपना, ठीक है। सरकार द्वारा कर में वृद्धि करना, गलत। मोनेटाइजेशन मतलब लीज पे देना, किसी प्राइवेट प्लेयर को दे देना, हमसे एक मुफ्त पैसा मिल जाता है और 15 से 20 साल के लिए वो अपना उसे कमाता है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 1.0 से काफी अधिक है, ठीक है, काफी अधिक है। पहले में 5 पॉइंट कुछ कमाया है, मतलब कुछ रखा था, 5 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ हमको इकट्ठा करना है। अभी क्या है? 16 पॉइंट कुछ रखा है, 16 लाख करोड़ का टारगेट रखा है, तो ज्यादा बड़ा है, ठीक है, सही है। इसमें केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को शामिल किया है, गलत है, ठीक है। केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए है क्या? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है? पहले से बना हुआ चीज है, उस पर पहले से बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने क्या बोला था? ग्रीनफील्ड पूरा ग्रीन होता है,
फिर नए तरीके से बनता है, ब्राउन फील्ड पहले से बना होता है, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने तो पहले ही बना के दिया हुआ है, फिर क्या करें, हम लीज पे दे रहे हैं उसको, ठीक। तो ये ए होगा। अब देखिए, अब ये हो गया। अब मेंस का क्वेश्चन एक देख लीजिए, ये क्या करना है आपको करना है, और इसका बॉडी स्ट्रक्चर सब नीचे है। सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण को भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, ठीक। इस कथन के संदर्भ में मौद्रीकरण और निजीकरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं बता चुका हूं निजी मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का अंतर। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की प्रमुख विशेषताओं को समझाएं, ठीक। इसके लाभों एवं चुनौतियों को आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। ये आपको करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ये इंट्रोडक्शन है, ये नीचे पूरा बॉडी है। शुरुआत में क्या है, डेफिनेशन बताइए, कॉन्टेक्ट बताइए, कैसे लिखे, मोनेटाइजेशन क्या है, शुरू करिए। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को मेंशन करिए, ठीक है, एग्जांपल वगैरह दीजिए। मोनेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन डिफरेंस बताइए, ऐसे चार्ट वगैरह बना के, ठीक। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की विशेषताएं बताइए 50-60 वर्ड में। ब्राउन फील्ड एसेट पर फोकस, ओनरशिप सरकार के पास रहती है, टारगेट इतना है। ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 का टारगेट है ये 16.72 लाख करोड़। पीपीए मॉडल का साइड डोर है, मैंने कहा था एक फ्रंट डोर है, एक साइड डोर है, ठीक है। फ्रंट डोर क्या है, ग्रीन फील्ड वाला, साइड डोर क्या है, ब्राउन फील्ड वाला। तो ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, ब्राउन फील्ड से जुड़ता है, पहले से ही बना बनाया मिल रहा है। तो सेक्टर कौन कौन से हैं, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पावर, ठीक। और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, एफिशिएंसी, प्राइवेट एक्सपर्टीज, फिजिकल डेफिसिट कम, ठीक। आइडियल एसेट को बेहतर करना, ये सब। चैलेंजेस बताइए, सर्विस क्वालिटी मेंटेन करना, प्रॉफिट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉपर रिस्क एलोकेशन, वीक रेगुलेशन, एक्सप्लॉइटेशन, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ऑन प्राइवेट सेक्टर। कंक्लूड करिए, बैलेंस होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये है माइंड मैप, ये पूरा का पूरा माइंड मैप है। ऊपर जितना बताया गया वो सब देख लेंगे। अब ये क्या रहा है, ये है इन्फोग्राफिक्स, मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक असेट्स, एनएमपी 2.0। इसको एक बार ही देख लेंगे, याद हो जाएगा, ठीक। एक बार देखिए और सारा याद हो जाएगा। इसमें 2 इन्फोग्राफिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ताकि समझ में आए और अच्छे से, पूरा डिटेल में है, ठीक। तो ये करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक इसका, पीडीएफ का, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करिए, थैंक यू।